द मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरिंग लेंथ। प्रिसाइज का मतलब है जो बहुत एक्यूरेट रिजल्ट दे। ठीक है, देखो जितना वकैब आपका जो है इंग्लिश में आता है, फिजिक्स भी वो सब तो उठा सकते हो आप। ठीक है, यहां से भी सीख सकते हो। तो सीखने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को सीखें। सीखने के लिए तो कहीं से भी ज्ञान मिले, लेते रहो। ठीक है, निम्न में से कौन सा उपकरण लंबाई मापने के लिए सबसे यथार्थ है? यथार्थ मतलब जो गलती कम कर, जिसमें एक्यूरेसी ज्यादा होती है। अब एक्यूरेसी के लिए हमेशा याद रखेंगे लीस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक। अल्पतमांक का मतलब होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटी से छोटी मेजरमेंट कर सकता हो, उसके अंदर एक्यूरेसी ज्यादा होती है, वो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा प्रिसाइज होता है। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हम चलेंगे इस क्वेश्चन के ऑप्शंस पे। बोला हुआ है कि मीटर रॉड लीस्ट काउंट, एक मीटर छड़ जिसकी अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर है, इसकी 0.01 है और इसकी 0.001 है। तो सबसे छोटा माप कौन कर सकता है भाई? सबसे छोटा माप कर सकता है स्क्रू गॉज कर सकता है, यानी कि पेंच मापी कर सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कि पेंच मापी सबसे छोटा जो है अल्पतमांक है, सबसे छोटी लीस्ट काउंट है। तो ये ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट देगा मीटर रॉड के कंपैरिजन में, वर्नियर कैलिपर्स के कंपैरिजन में। स्क्रू गॉज आपने देखा होगा, पेंच मापी हिंदी में कहते हैं। चलेंगे अगले सवाल पे, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47, जो कि लिया गया है यूनिट एंड डायमेंशन से। यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। PQR are physical quantities having different dimensions. Which of the following combination can never be meaningful quantity? PQR तीन भौतिक राशियां हैं जिनके विमीय सूत्र भिन्न है। निम्न में से कौन सा समूह जो है सार्थक नहीं है या यथार्थपूर्ण आएगा यहाँ पे, यथार्थपूर्ण या सार्थकपूर्ण आप कह सकते हैं, नहीं है, मतलब मीनिंगलेस कौन है, जिसका कोई मीनिंग नहीं बन सकता। अब आप देखिए कि मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। बेटे कॉन्सेप्ट, आईएमएस क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग होता है। ठीक है, हाँ उनको प्रोडक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं, उनको डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट यानी कि जोड़ नहीं सकते और घटा नहीं सकते। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, यहाँ ऑप्शन देखिए, सबसे ये वाले ऑप्शन पे आते हैं, पहले बी पे आते हैं। यहाँ पी और क्यू की मल्टीप्लाई की गई है, फिर आर से सब्ट्रैक्ट किया गया है। क्योंकि हमें डायमेंशन नहीं पता, तो ऐसा हो सकता है कि पी और क्यू की मल्टीप्लाई करके जो डायमेंशन आया होगा वो आर का हो सकता है। पी क्यू बाय आर ये तो किया जा सकता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके किसी से डिवाइड किया जा सकता है। पी और आर का मल्टीप्लाई किया गया, क्यू का स्क्वायर किया गया, फिर आर से डिवाइड किया जा सकता है। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, क्योंकि पी आर का प्रोडक्ट हो सकता है क्यू स्क्वायर के बराबर हो। लेकिन अब सॉरी, ए ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ए ऑप्शन में बोला है P माइनस क्यू बाई आर। भाई जब P और Q दोनों अलग अलग हैं, जब P और Q दोनों अलग अलग हैं, तो इनको सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हो आप? इनको सब्ट्रैक्ट सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यहाँ P का Q के साथ मल्टीप्लाई करके R को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो ये संभव है कि PQ का डायमेंशन R के बराबर हो जाए, लेकिन यहाँ कोई संभावना नजर नहीं आ रही। यहाँ पे कोई भी आपकी जो प्रोबेबिलिटी है कि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी होंगी, ये सरासर जो है बिल्कुल जीरो है प्रोबेबिलिटी यहाँ। तो हम ये कहेंगे कि ये इसका जो है सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, यानी कि P माइनस क्यू बाई आर इज नॉट अ मीनिंगफुल क्वांटिटी, यानी कि ये मीनिंगलेस क्वांटिटी है, ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं हो सकती। तो ये एक आपका ऑप्शन हो गया। अब्दुल रहमान कह रहे हैं कि सर आर यू मुस्लिम, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? आप पिछली क्लास में भी यही क्वेश्चन पूछ रहे थे। ठीक है, फर्स्ट देखो, फर्स्ट वी आर ह्यूमन, देन वी आर इंडियन। बस ये दो जाति याद रखो, पहले हम इंसान हैं और फिर हम भारतीय हैं। ठीक है, सिर्फ ये दो जाति होती हैं संसार में, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, किसी ने कहा जला दो, किसी ने कहा दफना दो, सबका यही एक मुहिम, सबका यही विचार था कि इसे दुनिया से मिटा दो। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, आगे बात करते हैं। अब हम लोग कह रहे हैं कि सर एक एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल हम देंगे बेटे, बिल्कुल
एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आप मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करके फोर्स बना लीजिए, मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 48 पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 48 पे आएंगे। क्या है 48? ठीक है, ये एकेडमी कितने ईयर से चल रही है? जितनी हमारी उम्र हो गई उतनी उम्र से हम पढ़ा रहे हैं। एकेडमी का जो स्थापना है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, क्योंकि दिन भर पढ़ाते रहते तो इसलिए उम्र बता रहे हैं ना। चलिए अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, यू आर वेलकम, आप आइए बेटा यहाँ पे और मिलिए हम सब लोगों से। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर t सेकंड, it travels a distance x1 in first half time and x2 in the next half time। ठीक है, एक वस्तु विराम अवस्था से एक नियत त्वरण के साथ t समय के लिए गतिमान है। यह अपने पहले आधे समय में x1 तथा दूसरे आधे समय में x2 दूरी तय करती है। तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा? कौन सा रिलेशन सही होगा? जल्दी बताओ कौन सा रिलेशन सही होगा। मुझे यह पता है कि विराम अवस्था से चल रही है, मान लो टोटल x दूरी तय करी उसने, टोटल कितनी करी भाई? x दूरी। तो विराम अवस्था से चलेगी तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू को 0 कर दूंगा तो हाफ एटी स्क्वायर, और t मेरे को t दिया गया है और a मैं मान लेता हूं कुछ है, तो यानी कि ये आ जाएगा आपका हाफ एटी स्क्वायर। अब उसने बोला है कि पहले आधे समय में, तो पहला आधा समय हो गया t/2, तो यानी कि मान लेते हैं पहले आधे समय में कितनी दूरी चली गई है? x1 चली गई है। तो x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? x1 इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ a और t हो जाएगा t²/4। यानी कि मैं कह सकता हूं ये 1/4 है किसका? x का। ये क्या है? 1/4 है x का। आधे समय में x1 चला, दूसरे आधे समय में x2 चला, यानी कि x1 प्लस x2 किसके बराबर है? x के बराबर है। x1 प्लस x2 किसके बराबर है? x के बराबर है। तो 4x1 है बराबर किसके? x1 प्लस x2 के, यानी कि 3x1 किसके बराबर है? 3x1 x2 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट कि आपका जो है 3x1 किसके बराबर है? x2 के बराबर है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इतनी स्पीड सही है क्या? इतनी स्पीड सही है क्या? ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, x2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x1। ठीक है, चलिए फटाफट। कह रहे नहीं इतनी स्पीड सही नहीं है, तो आराम से सुन लो। ऐसे पहले मैंने मान लिया कि कुल दूरी x चली गई है, तो x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाया, u को 0 कर दिया क्योंकि विराम अवस्था चला है, रेस्ट से चला है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। अब बेटा उसने बोला है कि आधे में कितना चला है? x1 चला है, तो x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ ए, टी की जगह t/2 रख देंगे तो t²/4 हो जाएगा। सही है क्या? इतनी स्पीड सही है क्या? ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, x2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x1। ठीक है, चलिए फटाफट। कह रहे नहीं इतनी स्पीड सही नहीं है, तो आराम से सुन लो। ऐसे पहले मैंने मान लिया कि कुल दूरी x चली गई है, तो x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाया, u को 0 कर दिया क्योंकि विराम अवस्था चला है, रेस्ट से चला है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। अब बेटा उसने बोला कि आधे में कितना चला है? x1 चला है, तो x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ ए, टी की जगह t/2 रख देंगे तो t²/4 हो जाएगा। तो यानी कि x1 कितना आएगा? x का 1/4 आ जाएगा, यानी कि 4x1 किसके इक्वल आएगा? x के। अब x1 प्लस x2 तो कुल x होगा ना, मिनट। चलिए अब आगे देखिए, ठीक है, स्पीड कम कर ली मैंने, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला है? अ बॉम्ब इज रिलीज्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल फ्लाइंग एरोप्लेन द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉम्ब इज। एक बम को उड़ते हुए जहाज से नीचे की ओर गिराया गया है, इसका पथ क्या होगा? जहाज कैसे जा रहा है? हॉरिजॉन्टल जा रहा है। ये जा रहा है आपका जहाज, मुझे जहाज बनाना नहीं आता, ठीक है, माफ करना, ऐसे ही बना देता हूं। ये एयरक्राफ्ट है आपका, ठीक है, यहां से जो है बॉम्ब गिरा दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, जब बॉम्ब को गिराया गया होगा, यहाँ पे बॉम्ब है, ठीक है, जब बॉम्ब को गिराया गया क्योंकि जहाज चल रहा है ऐसे, तो इसका हॉरिजॉन्टल जो है कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगा, इसका जो है 36 घटक रहेगा वेग का। तो भाई 36 घटक के कारण ये आगे जाएगा, और आपने सीधे नीचे छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, तो नीचे भी आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? पैराबोलिक बनेगा। कैसा बनेगा? पैराबोलिक बनेगा। तो यानी कि देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है? परवलयाकार बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। सो ए इज द राइट ऑप्शन, पैराबोलिक बनेगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। हाँ,
और ये ध्यान रखना कि जब बॉम्ब यहाँ गिरेगा तो पायलट बिल्कुल इसके ऊपर होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। जब ये बॉम्ब यहाँ टकराएगा, ठीक है, तो पायलट बिल्कुल कॉकपिट से उसको देख सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल जो है लॉजिकल क्वेश्चन है कि जैसे ही बॉम्ब जमीन पे टकराएगा, ठीक उसी के सामने कौन होगा, उसी के ऊपर जहाज होगा, तो पायलट उसको अपने कॉकपिट में जो छोटी सी विंडो होती है उससे देख सकता है कि बॉम्ब गिर गया है, यहाँ पे ड्रॉप हो गया। पबजी खेलते हैं ना, तो पबजी में ड्रॉप नहीं आता है क्या? तो पबजी में जो ड्रॉप आता है वो कैसा आता है? पैराबॉलिक आता है। चलो अब आगे देखिए, ठीक है, चलिए आगे देखिए। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, नीचे वाले के रिस्पेक्ट में। और जो एयरक्राफ्ट के अंदर जो पायलट बैठा है उसे तो सीधा ही ना नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। बहुत अच्छा आपने कॉन्सेप्ट पूछ लिया, तो इससे बच्चों को जो है एक कॉन्सेप्ट और पता चल गया, ठीक है। चलिए, रॉबिन प्रेस हिज टेक्स्ट बुक, ठीक है, सॉरी, against a rough vertical wall with his hand. The direction of the frictional force on the textbook exerted by the wall is. रॉबिन अपनी पुस्तक को सीधे दीवार पर अपने हाथ से दबाकर खड़ा है, तब घर्षण बल की दिशा क्या होगी? सुन लो मेरी बात, ऐसे खड़ा है, ऐसे दीवार पे, ठीक है। तो एक बुक ले लेते हैं, ये बुक ले लेते हैं, देखो ये बुक ले लेते हैं, और इस बुक को जो है यहाँ पे इस तरह रख देते हैं, ऐसे ऐसे रख देते हैं। अब ये बुक कैसे गिरने वाली है? ये बुक ऐसे जाने वाली है, ठीक है, क्योंकि किसकी वजह से? अपने वेट की वजह से। तो भाई फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, ताकि किताब नीचे ना गिरे, ठीक है। तो क्या होगा? इनटू द वॉल नहीं होगा भाई, इनटू द वॉल नहीं होगा। क्या लगेगा बताइए फटाफट, क्या आंसर आएगा इसका? अपवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर लगेगा। दीवार पे ऐसे तो ऊपर की ओर लगेगा। सो बी इज द राइट ऑप्शन। इसका जो है बी सही जवाब होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए फटाफट, क्या है? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस ऑफ वर्क इज डन, ठीक है, इंक्रीजेस ऑफ वर्क इज डन। किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है यदि किया गया कार्य अपॉन द सिस्टम बाय अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, किसी असंरक्षी बल द्वारा निकाय पर किया गया हो। बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स, निकाय द्वारा संरक्षी बल पे किया गया हो, ठीक है, बलों के विरुद्ध किया गया हो। बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ नॉन कंजर्वेटिव, निकाय द्वारा असंरक्षी बलों के विरुद्ध किया गया हो। और अपॉन द सिस्टम, ठीक है, बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बलों के द्वारा किया गया हो। जल्दी बताओ आपने क्या आंसर किया, फिर मैं इसका सही आंसर बताता हूं। ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? ठीक है, ए, बी या सी या डी? देखिए बेटा, कह रहे कि प्रीवियस ईयर पेपर कहां से मिल सकते हैं। देखिए इंडियन एयरफोर्स क्या करता है, क्वेश्चन पेपर नहीं देता है पेपर के बाद ना। तो प्रीवियस ईयर क्या, जो भी बुकों किताबों में प्रीवियस ईयर लिखे हैं या वेबसाइट्स पे जो अवेलेबल हैं, वो मेमोरी बेस्ड है। मतलब जो बच्चा जब एग्जाम दे के आया, जिसको जितना याद हुआ वो उन्होंने मॉडिफाई करके दे दिया। 100% एज इट इज वो पेपर आपको मिलना असंभव है, ठीक है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा बहुत सारी जगह पे आपको, ठीक है। चलिए याद रखेंगे, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, माइनस डी यू बाई डी आर याद कर लेना, या डी यू बाई डी एक्स। तो यानी कि एफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या, ये वर्क डन के बराबर आ जाएगा। और ये किसके बराबर आएगा? पोटेंशियल एनर्जी के। तो नेगेटिव है, नेगेटिव है, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स। सो बी इज द राइट ऑप्शन। तरीका मैंने बता दिया, भूलना मत, ऐसा सवाल सीधा आ सकता है, ठीक है। बाय द सिस्टम, और फोर्स कैसा होगा? कंजर्वेटिव, संरक्षी होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए फटाफट, देखिए, ठीक है। देखो डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए ज्वाइन कीजिए मुझे 4 बजे कैडेट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। 4 बजे आइए और बिल्कुल कॉन्सेप्ट सीखिए, और फिर इस तरह के मॉक पेपर को धुआं कर दीजिए। चलिए आप देखिए क्या आंसर आएगा। The moment of inertia of a solid sphere of mass m and radius r about the tangent to the sphere. किसी ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण किसी स्पर्श रेखा के सापेक्ष आएगा। यहाँ पे सापेक्ष क्या होगा, के सापेक्ष क्या होगा, जिसका द्रव्यमान m और त्रिज्या r होगी। तो एक ठोस गोला ले लेते हैं, ये ले लिया जी एक ठोस गोला। ठोस गोले में ये बना दी मैंने इसकी ये वाली एक्सिस। तो इसके अबाउट कितना होता है निकी जी? 2/5 mr स्क्वायर होता है। पूछा किसके अबाउट है? किसी स्पर्श रेखा के अबाउट पूछा है, टेंजेंट के अबाउट पूछा है। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी? ये डिस्टेंस होगी r के बराबर। थ्योरम कौन सी लगेगी? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? I इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि द्रव्यमान केंद्र के अनुदिश जो अक्ष है उसके सापेक्ष कितना जड़त्व आघूर्ण होगा? 2/5 दिया हुआ है।
2/5 mr² होता है, प्लस प्लस क्या करते हैं, मास ऑफ द बॉडी यानी कि वस्तु का द्रव्यमान, तो वस्तु का द्रव्यमान m हो गया, और डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस, दोनों अक्षों के बीच की दूरी का वर्ग, तो mr का स्क्वायर कर देंगे, तो 5 और 2 7, 7/5 mr² आंसर आएगा। ठीक है, 7/5 mr² इज द करेक्ट वन। 7/5 mr² जो है सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलेंगे। जिन्होंने गलती कर दी वो देख लो, इसमें लगना था क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगना था। चलिए आगे देखिए भाई, देखिए भाई, जो रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, और सिर्फ क्वेश्चन ये वो स्टूडेंट है, ये सोच रहा है कि सिर्फ क्वेश्चन करके काम चल जाएगा। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन करके काम चल जाएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट आपके वीक हैं तो सिर्फ क्वेश्चन करके काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा थियोरेटिकल भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, थियोरेटिकल पढ़ोगे तभी आपको बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, फॉर अ सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, एक जो है उपग्रह है वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछा है, किसके अबाउट पूछा है भाई, काइनेटिक एनर्जी के अबाउट पूछा है। तो आपको बताना है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो अनुपात है वो क्या होगा। याद करेंगे जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी वो टोटल एनर्जी का नेगेटिव होती है, वो टोटल एनर्जी का क्या होती है, नेगेटिव होती है। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो 2 गुना होती है, किसका, टोटल एनर्जी का। कुल ऊर्जा का 2 गुना होती है कौन, स्थितिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा क्या होती है, कुल ऊर्जा का ऋणात्मक होती है। तो अनुपात पूछा है तो U बटे के ही कर दो, U बटे के ही करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे माइनस आएगा तो आंसर आएगा -2। सो डी इज द राइट ऑप्शन, -2 इज द राइट ऑप्शन। ये इसका कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट भूलना मत। ठीक है, एटम न्यूक्लियर में भी यही लगेगा इलेक्ट्रॉन के लिए, और भाई किसी प्लैनेट के लिए, उपग्रह के लिए भी यही रिलेशन रहता है। डी इज द राइट ऑप्शन, -2 आपका आंसर आएगा। चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, क्या कहता है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि इन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस का मतलब है प्रभाव, ठीक है, ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर नॉट कंजर्व्ड, यानी कि संरक्षित नहीं है। ठीक है, किसी वस्तु के लिए जो कि किसी दूसरी वस्तु के गुरुत्व प्रभाव में हो, ठीक है, निम्न में से कौन जो है संरक्षित नहीं होता है। अब गुरुत्व प्रभाव में देखिए, अब गुरुत्व प्रभाव के कारण वो घूमेगा उसकी तरफ, जिस तरह से चंद्रमा घूमता है पृथ्वी के अनुदिश और पृथ्वी घूमती है सूर्य के अनुदिश, जिस तरह से चंदा मामा चक्कर लगाते हैं पृथ्वी का और पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का। तो यानी कि केपलर ने क्या बताया था कि जब भी इस तरह की स्थिति होगी, जब भी कोई ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो कौन संरक्षित नहीं होगा, कौन संरक्षित नहीं होगा, ये तो होगा। ठीक है, मास तो हमेशा कंजर्व रहता है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, कुल, भाई ये तो लॉ है। ठीक है, कुल यांत्रिक ऊर्जा भी जो है संरक्षित रहेगी। लीनियर मोमेंटम संरक्षित नहीं रहेगा, रेखीय संवेग संरक्षित नहीं रहता है। रेखीय संवेग किस में संरक्षित रहता है, इलास्टिक कोलिजन में, जो प्रत्यास्थ टक्कर होती है। ठीक है, और अप्रत्यास्थ टक्कर में तो रहता है। ठीक है, लेकिन ग्रेविटेशनल में जो है ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फटाफट, जल्दी से चलेंगे क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, 55 में कॉन्सेप्ट लगेगा बचपन वाला। ठीक है, और बचपन का कॉन्सेप्ट ये था कि हुक ने बताया था, हुक। ठीक है, अब खूंटी का नियम मत कह देना, बोला सर हुक का नियम है तो खूंटी का नियम भी होगा कोई नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हुक ने क्या कहा था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब जो प्रत्यास्थता का नियम है हुक का। ठीक है, अब ये कह रहा है कि स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड, स्ट्रेस को इंक्रीज कर दिया गया है, द रेशियो टू स्ट्रेन, तो इसका स्ट्रेन यानी कि विकृति के साथ अनुपात क्या होगा। हुक के नियम के अनुसार तनाव में वृद्धि की जाए तब इसका विकृति के साथ अनुपात क्या होगा। अभी बताया ना मैंने भाई, अगर आप स्ट्रेस को बढ़ाओगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो रेशियो दोनों का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। तो नियत रहेगा रिमेन द कांस्टेंट, ये इसका सही जवाब होगा, रिमेन द कांस्टेंट रहेगा। जल्दी जल्दी अपना आंसर भी करते रहें, अपना आंसर भी मुझे बताते रहें। चलेंगे अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, लो भाई, अब तक 56 मूवी देखी थी आपने। ठीक है, जिसमें 56 इनकाउंटर दिखाए गए हैं। तो 56वां सवाल क्या कहता है, अ मैन इज सिटिंग इन अ बोट विच, ठीक है, विच फ्लोटिंग इन अ पॉन्ड। इफ द मैन ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड। एक आदमी तालाब में तैरती नाव में
ठीक है, बैठा है। यदि आदमी तालाब से कुछ पानी पी लेता है तब पानी का स्तर क्या होगा? आप एक नाव है, नाव है तालाब में, ठीक है, आपने तालाब से कुछ पानी पी लिया तो कह रहे हैं कि बताइए क्या होगा, जल का स्तर क्या होगा? ठीक है, फटाफट बताइए क्या होगा? रिमेन द सेम इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा, क्योंकि जितना वो वॉल्यूम डिस्प्लेस कर चुका है वो उस वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, कौन सा वाला, जो बोलता है कि कोल्ड ड्रिंक में बर्फ डाल दी और बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लेवल उतना ही रहता है। तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा आर्किमिडीज के वहां प्रिंसिपल से, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी डिस्प्लेस कर चुकी है। और पानी कहां से पी रहा है? तालाब से तो पी रहा है ना, ठीक है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन द सेम रहेगा। चलेंगे अगले सवाल पे, अगले सवाल पे चलते हैं। अल्फा बीटा गामा का क्वेश्चन है। हमें पता है कि अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा क्या होता है? बताओ। 1:2:3 होता है। याद करवाया था कि अल्फा बीटा गामा का अनुपात क्या होता है। ठीक है, यदि बल लगा दिया जाए, बल का केस अलग है बेटे, बल अगर बल लगा दे तो उसका केस अलग है। बल लगाने से तो जलस्तर ऊपर आएगा ना, क्योंकि आप अपथ्रस्ट की डायरेक्शन में जो है वेट की डायरेक्शन में आप उसको फोर्स लगा रहे हो। चलो अब यहां देखो, आप बताइए, कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा आर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड सुपरफिशियल एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी कि रेखीय, पृष्ठीय और आयतन प्रसार गुणांक हैं। तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? जल्दी बताइए। अल्फा बीटा गामा 1:2:3, 1:2:3, यानी कि 2:3 देख लीजिए, बीटा गामा ये रहा। ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन, बी इसका सही जवाब होगा, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलेंगे अगले सवाल पे, फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगली प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 58। ठीक है, 58। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन द टेम्परेचर, possibility in increase in temperature of a gas without adding heat to it happens in, बिना ऊर्जा दिए तापमान में वृद्धि संभव है। एक बात बताओ, ऊर्जा आप दे नहीं रहे हो, तापमान कब बढ़ेगा? मैंने बताया था एक्सपेंशन, प्रसार में तापमान घटता है, और संपीड़न यानी कि कंप्रेसर में तापमान बढ़ता है। ठीक है, अब लेकिन ऊर्जा नहीं दे रहे तो एडियाबैटिक होगा, ऊर्जा नहीं दे रहे तो क्या होगा? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक एक्सपेंशन नहीं भाई, ठंडा हो जाता है एक्सपेंशन से। आइसोथर्मल तो आंसर नहीं होगा, आइसोथर्मल आंसर नहीं होगा। एडियाबैटिक कंप्रेशन इज द राइट आंसर, क्योंकि किसी चीज को दबाने से, किसी चीज को संपीड़ित करने से, ठीक है, क्या होगा? उसका तापमान बढ़ जाता है। एडियाबैटिक इसलिए आया क्योंकि उसने बोला है ऊर्जा का लेन देन नहीं है, और कंप्रेशन इसलिए आया क्योंकि तापमान में वृद्धि होनी है। ठीक है, सो इसका आंसर होगा सी, सी इज द राइट ऑप्शन, सी इसका सही जवाब होगा। सोनू जी गलत कर रहे हैं, ए आंसर नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए क्या बोला गया है। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर हुज एफिशिएंसी इज 25%, किसी प्रशीतक के लिए निष्पादन गुणांक क्या होगा जिसकी क्षमता 25% है? तो नीटा कितना दिया हुआ है? नीटा दिया हुआ है 1/4। कितना दिया हुआ है? 1/4। तो बीटा, बीटा पूछा हुआ है, तो बीटा इज इक्वल टू होता है 1 - नीटा बाई नीटा। फॉर्मूला याद करेंगे, बीटा इज इक्वल टू होता है 1 - नीटा बाई नीटा। तो जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ आंसर कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 1 - 1/4 बाई 1/4, तो ये हो जाएगा आपका 3/4, और नीचे हो जाएगा 1/4, 4 से कट गया 4, बचा कितना? 3। सो आंसर इज 3। उसका जो है बीटा कितना होगा? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, निष्पादन गुणांक कितना होगा? 3 होगा। बी इज द राइट ऑप्शन। फॉर्मूला याद करके जाना, बहुत ही क्रांतिकारी फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत क्रांतिकारी है, बहुत लोगों को आजादी दिलाई है इसने। ठीक है, तो ये बहुत क्रांतिकारी फॉर्मूला, इसको याद करके जाएंगे, बीटा और नीटा। ठीक है सर, मेरी फर्स्ट क्लास है, टाइम टेबल है, फिजिक्स की क्लास का टाइम टेबल है 4 बजे। ठीक है, और बाकी आप जो है टाइम टेबल टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं, या शेड्यूल लगे होते हैं ऑलरेडी, आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, जो शेड्यूल लगे हैं क्लासेस के वो फिक्स हैं, वो कभी भी वीक में चेंज नहीं होते। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 60 में बोला है अ रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस, एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस की तरह कैसे बिहेव करती है? बताओ भाई केटीजी वालों, केटीजी में बताया था। ठीक है, केटीजी में बताया था कि किस तरह से होता है, जल्दी बताइएगा। केटीजी में आपको बताया था कि कब आइडियल गैस की कंडीशन क्या होती है। आइडियल गैस की कंडीशन होती है लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, याद करके जाना, क्रांतिकारी है। ठीक है, तो लो प्रेशर ढूंढो, कहाँ है लो प्रेशर? ठीक है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ढूंढ लो कहाँ पे। ठीक है, बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर हाई, गलत हो गया भाई, ये नहीं आंसर। बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर लो, ये भी नहीं है। ठीक है, प्रेशर इज हाई टेम्परेचर इज लो, नहीं, प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर इज हाई,
दाब कम होना चाहिए और तापमान ज्यादा होना चाहिए। यही है किसकी कंडीशन? यही है आइडियल गैस की कंडीशन। आदर्श गैस की जो है कंडीशन है, उसके लिए जो है याद कर लेंगे, ठीक है, कि आदर्श गैस के लिए क्या होना चाहिए, यानी कि आइडियल गैस कब होती है कोई भी चीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला गया है? द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स अपॉन, सरल आवर्त गति में आवर्तकाल निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? एम्पलीट्यूड पे मैंने तो सुना नहीं आज तक, एनर्जी पे मैंने नहीं सुना आज तक, फेज कांस्टेंट पे, कलांतर पे, कला नियतांक पे मैंने भी नहीं सुना आज तक। हाँ, मास तो सुना है, ठीक है, मास तो सुना है मैंने, क्योंकि स्प्रिंग के लिए क्या होता है? T इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई के, मैंने बार बार पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है। तो मास पे डिपेंड करता है, द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। सो डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेव डज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम? निर्वात में कौन सी तरंग प्रवाह नहीं कर सकती? अब निर्वात में कौन कर सकती है? निर्वात में कर सकती है, ठीक है, कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कर सकती है। तो आप देखिए कि एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, रेडियो भी क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। सेस्मिक क्या है? सेस्मिक क्या है? सेस्मिक यानी कि भूतरंगे कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव है। कैसी वेव है भाई? मैकेनिकल वेव। याद करके जाना, इनको कहते हैं हिंदी में यांत्रिक तरंगे हैं। कैसी तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे। और यांत्रिक तरंगों को प्रवाह के लिए किस चीज की जरूरत होती है? मीडियम की जरूरत होती है। तो निर्वात में सेस्मिक वेव ट्रेवल नहीं कर सकती। सो ए इज द राइट ऑप्शन। ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला है? सुन लो भाई क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 63 पे बोला है अ फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ चार्ज of 15 into 10 to the power minus 4 coulomb. The intensity of the electric field at the point is, ठीक है। आप बताओ चुंबकीय, आपसे जो है क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? F by Q होता है, नहीं होता है? बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है भाई? नेगी जी, F by Q होती है, ठीक है। तो कितना फोर्स लग रहा है? 2.25 लग रहा है, 2.25 लग रहा है। और बल कितना है? 15 गुणा 10 की घात, चार्ज कितना है? 15 गुणा 10 की घात -4। -4 को ऊपर ले जाएंगे, -4 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 225 प्लस का 4 हो जाएगा ना, ठीक है, मतलब 4 जीरो। तो 2 जीरो ये डेसिमल खा जाएगी, 2 जीरो डेसिमल खा जाएगी और 2 जीरो ये रही, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो ये 15 बचा और ये डबल जीरो है यहाँ पे, तो 15 डबल जीरो यानी कि 1500 न्यूटन पर कूलम। सी इज द राइट ऑप्शन। सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल पे। अगले सवाल पे बोला है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक समांतर पट संधारित्र है। समांतर पट संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी यदि, ठीक है। अब इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटी इंक्रीजेस इफ, क्या करने से इंक्रीज हो जाएगी? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी की जो है कैपेसिटी होती है। आप एरिया बढ़ा दो या फिर दूरी कम कर दो, एरिया बढ़ा दो या दूरी कम कर दो या फिर डाइलेक्ट्रिक डाल दो, परावैद्युतांक डाल दो, ठीक है। तो आप देखते हैं ये कह रहा है कि एरिया ऑफ द प्लेट डिक्रीजेस, ना गलत है, ये गलत है, गलत 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 गलत, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस, गलत 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 गलत, ठीक है। एरिया ऑफ द प्लेट इंक्रीजेस, ये सही लग रहा है। ये देख लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गलत, नहीं डाइलेक्ट्रिक बढ़ाना चाहिए, तो गलत 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 गलत। तो सही 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 कौन है? सही 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 है सी, ठीक है। सी इज द राइट ऑप्शन कि एरिया बढ़ा देंगे तो भाई कैपेसिटी बढ़ जाएगी। चलिए आगे चलेंगे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंस ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड E, ओम्स लॉ इज ओबेड। अनुगमन लिखा है यहाँ पे, अनुगमन होगा, अनुगमन वेग vd तथा विद्युत क्षेत्र E के किस संबंध के लिए, संबंध होगा किस संबंध के लिए ओम के नियम का पालन होगा? आपको पता है ओम का नियम क्या है? V इज इक्वल टू IR, सबको पता है, ठीक है। बाजार जाना चिल्लाना भाई ओम का नियम कितना है, तो 10-15 लोग निकल जाएंगे, V इज इक्वल टू IR। लेकिन ओम का लॉ ये भी होता है, ओम का लॉ ये भी होता है भाई, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। इसे क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। नोट करो इसे, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। J क्या है? J है करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, और ये क्या है? आपकी कंडक्टिविटी है, चालकता है, ठीक है। और ये क्या है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो J क्या होता है? J क्या होता है? I अपॉन A होता है, करंट अपॉन एरिया।
ठीक है, धारा बटे क्षेत्रफल होता है जे, धारा घनत्व, और ये हो गया सिग्मा और ये हो गया ई। अब एक बात बताओ, ये आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ई के। आई इज इक्वल टू क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्या होता है? अरे बताओ, एनईएवीडी होता है नहीं होता है? एनईएवीडी, तो इसका मतलब वीडी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वीडी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई? ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो ए इज द राइट ऑप्शन। ओम्स का लॉ का पालन कब किया जाएगा? जब वीडी अनुक्रमानुपाती होगा किसके? ए के। अनुगमन वेग अनुक्रमानुपाती होगा वैद्युत क्षेत्र के, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दैट केस ओम्स लॉ इज ओबेड। ओके, सो द क्वेश्चन वाज दैट वी हैव टू फाइंड दैट, क्या हमें निकालना था कि भाई कौन कौन सी चीजें जो है ओम्स लॉ का पालन करेंगी। चलिए अगला सवाल देखिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, आदेश हुआ है कि जल्दी से बताइए बच्चों को। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि इफ द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, if a current sensitivity of a galvanometer is doubled then the voltage sensitivity will be, अगर करंट सेंसिटिविटी को डबल कर देंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी? यदि किसी गैल्वेनोमीटर के लिए धारा सुग्राहिता बढ़ा दी जाए तो वोल्टता सुग्राहिता क्या होगी? याद करेंगे, धारा सुग्राहिता होती है आईएस, आईएस होता है 1/G, जी को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, और जब पढ़ाऊंगा तो आ जाना भाई, सबका स्वागत है। और वोल्टेज क्या होता है? Vs इज इक्वल टू 1/G आर। ये जी क्या है? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होता है K/NAB। ठीक है, और आर क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल होता है। याद करेंगे 1/G तो हो गया आईएस, सो Vs इज इक्वल टू क्या हो गया? IS/R। याद करेंगे कि अगर आपने करंट सेंसिटिविटी बढ़ाई है तो प्रतिरोध भी उतना ही बढ़ता है, तो इसको दोगुना किया तो नीचे भी दोगुना हो जाएगा, कट जाएंगे 2 से 2, तो क्या रहेगा? अनचेंज्ड, अपरिवर्तित रहेगी। याद कर लेंगे, बड़ा ही क्रांतिकारी सवाल था। ठीक है, बहुत लोगों को आजादी दिलाई है इसने। चलिए अगले सवाल पे। ठीक है, अगले सवाल पे देखिए 67, क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोला है? इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज इंक्रीज 10 टाइम्स, 10 गुना बढ़ा दिया गया है। किसको? स्लिट की डिस्टेंस को 10 गुना बढ़ा दिया गया है। वेयर एज देयर डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन इज हार्ड, जबकि वो जो दूरी है पर्दे की और जो है झिर्री की जो दूरी है उसको आधी कर दी गई है। यदि द्विझिर्री प्रयोग में यदि स्लिट के बीच की दूरी 10 गुना बढ़ा दी जाए और स्लिट तथा पर्दे के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तब फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? फ्रिंज होता है बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। क्या होता है? डी लैम्डा बाई डी। आपने क्या कर दिया है? आपने जो स्लिट है जो आपकी, ये देखिए क्या बोला है, ये जो डी है ना आपका, वो डी कितना कर दिया? 10 गुना कर दिया है। और ये जो कैपिटल डी है उसको कितना कर दिया है? उसको आधा कर दिया है। तो नीचे 10 है, ऊपर से आधा नीचे आएगा, तो 10 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 20। तो कितना हो जाएगी? बिकम 1/20। क्या हो जाएगी? बिकम 1/20 ऑफ द ओरिजिनल। ए इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 ध्यान से समझे। Light of wavelength lambda, light of wavelength lambda falls on a metal, light of wavelength lambda falls on a metal having work function hc by lambda naught, photoelectric effect will takes place only, यदि लैम्डा तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश h by lambda naught कार्यफलन वाली धातु पर गिरता है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कब होगा? मतलब ओनली कंडीशन पूछ रहा है। तो याद करेंगे कि गिरने वाली जो ऊर्जा होती है वो बड़ी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए किसके? कार्यफलन के। किसके होने चाहिए? कार्यफलन के। तो ये हो जाएगा hc बाय लैम्डा, और कार्यफलन कितना दिया हुआ है? कार्यफलन दिया हुआ है क्या? hc बाय लैम्डा। काटो भाई, तलवार चलाइए, काटिए। ठीक है, इनइक्वालिटीज, बेटा जब इनइक्वालिटी का रेसिप्रोकल करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। गॉड सर आपको सिखा सके, सारे फंडे बता रखे हैं उन्होंने कि जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? सो लैम्डा लेस देन टू लैम्डा नॉट। ढूंढ लीजिए, लैम्डा या तो छोटा होना चाहिए, ये बी इज द राइट ऑप्शन। बी इसका सही जवाब होगा। इनइक्वालिटी को रिवर्स मारना था, ए ऑप्शन नहीं होगा। ए तब आता अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती। ए कब आता? जब फ्रीक्वेंसी होती। सो बी ऑप्शन आएगा, लैम्डा शुड बी लेस देन लैम्डा नॉट, यानी कि लैम्डा लैम्डा नॉट से कम होना चाहिए। इसे कहते हैं देहली तरंग दैर्ध्य, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और एक होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, याद करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल सीरीज फॉल विद इन द विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि निम्न में से कौन सी स्पेक्ट्रम श्रेणी विद्युत चुंबकीय विकिरण के दृश्य प्रकाश में होती है? 5 होती है, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड। ठीक है, पहली किस में होती है? पहली होती है आपकी अल्ट्रावायलेट में, दूसरी किस में होती है? विजिबल में होती है, फिर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त। ठीक है, परावरक्त और परावरक्त। ठीक है, तो कौन सी है? लाइमन, बामर। बामर को देख लो कहाँ है बामर? ये रही बामर। ठीक है, तो याद कर लेंगे 5 होती है, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड। ठीक है, यूवी, ठीक है, विजिबल, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड। ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। बाल्मर सीरीज दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आएंगे। 70, क्वेश्चन नंबर 70 आखिरी सवाल।
ठीक है, क्या है आखिरी सवाल, देखिए क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉडकास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, निम्न में से कौन सा संचार में प्रसारण का उदाहरण है। आईपीएल चल रहा है तो बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है। और भाई मोबाइल जो आपका जो रेडियो पे भी ब्रॉडकास्ट होता है, मोबाइल पे स्ट्रीमिंग होती है। मोबाइल पे क्या होती है, स्ट्रीमिंग। जैसे आप मुझे देख रहे हो तो ये लाइव स्ट्रीमिंग है, ये ब्रॉडकास्टिंग नहीं है। ब्रॉडकास्टिंग पब्लिक होती है, ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, पब्लिक। तो रेडियो भी कोई भी सुन सकता है, ठीक है, हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है, पटना में चाचा बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं वही चैनल, तो ब्रॉडकास्ट हो रहा है। मैं भी दूरदर्शन देख रहा हूँ और वो भी दूरदर्शन देख रहे हैं। तो इसका मतलब रेडियो और टेलीविजन, आंसर आएगा डी, बोथ ए एंड बी आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। फटाफट स्कोर करो, ठीक है। गॉड